Hello friends, welcome to Commerce Classes. Today we are going to discuss our first chapter of GST, that is Goods and Service Tax. So before starting this first chapter, let us discuss or get to know an overview of GST. Before GST, earlier we are having a indirect tax structure. GST से पहले इंडिया में एक इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर चलता था. इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो जिसके अंदर मल्टीपल टैक्सेस लगाए जाते थे. मल्टीपल टैक्सेस किस तरह से? एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सर्विस टैक्स लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स या वैट 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ, कस्टम्स ड्यूटी लगता था, अदर टैक्सेस. तो एक्साइज ड्यूटी कौन लिवाई करता है जी? सेंट्रल गवर्नमेंट लिवाई करती है अंडर एंट्री नंबर 84 लिस्ट 1 शेड्यूल 6-7. सर्विस टैक्स इज लिवाइड बाय the central government and residuary under entry number 97 list 1 schedule 7. और वैट हमारी स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करती थी अंडर एंट्री नंबर 54 लिस्ट 2 स्टेट वैट, एंड CST इज लिवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो CST है वो कौन लिवाई करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लिवाई करती है. एंड फर्दर हम बात करते हैं कस्टम्स ड्यूटी. कस्टम ड्यूटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करती है. ठीक है जी. एंट्रीज नंबर आर नॉट एज मच इम्पोर्टेंट एज पर द करिकुलम, बट फॉर द नॉलेज सेक इट हैज बीन डिस्कस्ड. एंड अदर टैक्सेस में आ जाते थे हमारे ऑक्ट्रॉय, चुंगी लग जाती थी. ऑक्ट्रॉय को बोलते हैं चुंगी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर लगती थी ऑक्ट्रॉय. अगर बसेस या ट्रक्स ट्रैवल कर रही हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तो उनको जब इंटर स्टेट बॉर्डर्स के ऊपर ऑक्ट्रॉय चुंगी देनी पड़ती थी. अब ऑक्ट्रॉय बंद हो गई है, चुंगी नहीं लगती. एंट्री टैक्स लगता था, स्टेट से दूसरी स्टेट एंटर करते थे तो एंट्री टैक्स लगता था. लग्जरी टैक्स लग्जरी कार्स के ऊपर लगता था. स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स तो अभी भी लगता है जी, हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है. रोड टैक्स, कार खरीदते हैं उसके ऊपर हम रोड टैक्स पे करते हैं. तो बेसिकली ये सारे टैक्स पे किए जाते हैं. फर्दर बात करते हैं हम नेक्स्ट शॉर्टकमिंग्स ऑफ ओल्ड टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स की. क्या शॉर्टकमिंग्स थी जिसके कारण हमें GST लाना पड़ा? ठीक है जी. GST क्यों लेके आए? उसके पीछे इनडायरेक्ट टैक्स की काफ़ी सारी शॉर्टकमिंग्स थी जिसको ओवरकम करने के लिए GST इंट्रोड्यूस करना पड़ा. पहला रीज़न तो था जी कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस. जो हमारे टैक्सेस थे उसके ऊपर बड़े टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स, उसके मल्टीपल इफेक्ट्स पड़ते थे कि हमें डबल टैक्सेशन का भी बियर करना पड़ता था कस्टमर्स को. तो उसके पीछे कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ ओल्ड टैक्सेस को रिमूव करने का भी एक कारण है जिसके पीछे हमें GST इंट्रोड्यूस करना पड़ा. दूसरा आए थे कई सारी एग्जम्पशंस या कंसेशंस भी एक पॉइंट था जिसको ओवरकम करने के लिए, मतलब किसी को मिल जाती थी किसी को नहीं मिलती थी. अंडर कोई टैक्स में क्लेम कर पाता था, कहीं नहीं कर पाता था. तो ये जो अब न्यू GST अब कई सारी एग्जम्पशंस या कंसेशंस को ओवरकम करने की कोशिश की है हमने. उसके बाद लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी नहीं थी जी हमारे पुराने टैक्स सिस्टम में. कौन कितना टैक्स काट रहा है कुछ नहीं पता चलता था. मतलब सर्विस टैक्स वाले सर्विस टैक्स ले रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी भी कट रही है. मतलब मल्टीपल टैक्सेशन के अंदर जैसे हम स्टेट में पास हुए तो स्टेट टैक्स लग गया. सेंटर में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर एरिया में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लग जाता था. तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको ओवरकम करने की कोशिश की है न्यू टैक्स के अंदर. मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, जगह जगह पर टैक्स पे करने पड़ते थे, मल्टीपल टैक्सेस बियर करने पड़ते थे, ये बड़ी प्रॉब्लम थी. लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, अगर एक जगह टैक्स पे किया हुआ है तो दूसरी जगह नहीं पता चलता था, वो भी डबल टैक्स काट लेते थे. बाद में क्लेम करो, फिर
हेक्टिक था बहुत ज़्यादा शेड्यूल। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मतलब यूनिफॉर्मली सभी स्टेट्स और सेंटर इकट्ठे होकर काम नहीं करते थे, तो जीएसटी में इसको ओवरकम करने की कोशिश की है। डबल टैक्सेशन ड्यू टू सेम सब्जेक्ट मैटर बीइंग ट्रीटेड एज गुड्स एंड सर्विसेज, डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम आती थी, इसे हम फर्दर इलैबोरेट करके चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो ये तो हम ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद बहुत ही नैरो बेस लेकर चलते थे, मतलब गाइडलाइंस जो भी टैक्सेशन की थी, मतलब बेस बहुत नैरो था, वाइडर स्कोप नहीं देखते थे कि वाइडर इन द सेंस कि कंज्यूमर को कितना टैक्स बियर करना पड़ा है, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम आती थी। मल्टीपल टैक्सेशन की बात कर ली हमने। डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज हैव बिकम मोर ब्लर्ड, मतलब कि हम गुड्स या सर्विसेज में प्रॉपरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते थे, तो उसके अंदर एक ब्लर्ड इमेज, धुंधलापन रहता था कि किसको हम गुड्स में लें, किसको सर्विसेज में लें। तो ये भी उसके ऊपर क्या टैक्स लगेगा, कौन सी स्टेट के अंदर किस तरह का टैक्स लगाया जाएगा, गुड्स के ऊपर लगाया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग पे या सर्विसेज पे, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम थी। इन्फ्लेशनरी नेचर, मतलब टैक्स बढ़ता ही जाता था, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, इन्फ्लेशनरी होता रहता था, मतलब टैक्स कितना लगाते जा रहे हैं, पहले जी वैट लगेगा, फिर उसके बाद सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, सीएसटी, तो ये मल्टीपल टैक्सेशन के कारण इन्फ्लेशनरी हो जाता था। द अल्टीमेट टैक्स बियरर कौन था? कंज्यूमर था। अल्टीमेट टैक्स बियरर अब भी कंज्यूमर ही है, बट जो बर्डन ऑफ टैक्सेस है वो रिड्यूस किया गया, ठीक है जी, जो बर्डन है टैक्स का वो रिड्यूस करने की कोशिश की गई है। तो अल्टीमेट टैक्स बियर तो अभी भी इंडायरेक्ट टैक्सेस में कंज्यूमर ही होता है, मतलब अल्टीमेट कंज्यूमर को ही टैक्स बियर करना पड़ता है। बट इसके अंदर क्या है कि जो डबल टैक्सेशन या कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस है उनको रिमूव करने की कोशिश की गई है जीएसटी के अंदर। तो अनड्यू प्रोटेक्शनिज्म, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी जब हम स्टेट टू स्टेट टैक्सेस एंड टैक्सेस बर्डन ऑफ टैक्सेस पे करते जाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी बढ़ जाएगा, ओवरऑल कंज्यूमर के ऊपर लोड भी बढ़ेगा। उसके बाद आ जाता है जी इम्पैक्ट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, जो छोटे लेवल की इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि मल्टीपल टैक्सेस के कारण उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। तो उनको ओवरऑल इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए हम एक फिक्स्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेस रिफॉर्म्स लेके आए, जिसको हम जीएसटी की फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया। फर्दर डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन रिच एंड पुअर, ये जो टैक्स सिस्टम था हमारा पुराना, वो रिच या पुअर में डिफरेंशिएट नहीं करता था, मतलब जो भी बस बिजनेस कर रहा है उसको टैक्स पे करना है। बट जो नया सिस्टम है उसके अंदर हम कैटेगरीज वाइज टैक्स लगाते हैं कि कौन से गुड्स के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, उसको कैटेगरी वाइज इसेंशियल गुड्स के ऊपर बहुत ही कई चीज़ों पे तो बिल्कुल ही टैक्स नहीं है, कईयों पे बहुत ही मिनिमम टैक्स लगाया गया 5% का। अगर कोई दूसरी सर्विसेज एनरोल कर लेते हैं तो उसके अंदर भी टैक्स रिबेट्स काफ़ी सारी मिल जाती हैं। इम्पैक्ट ऑफ हाई ड्यूटीज़, काफ़ी सारा टैक्स लगता था, उसके कारण ड्यूटीज़ भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती थी, ये कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। उसके बाद लॉट ऑफ पेपर वर्क बहुत ज़्यादा था टैक्सेस का। अब आजकल डिजिटली इन्होंने ऑनलाइन टैक्सेस की सिंगल विंडो सर्विसेज प्रोवाइड की है। टैक्स की चोरी बहुत की जाती थी पहले, पुराने टैक्स इवेजन्स के बहुत सारे लूप होल्स थे कि टैक्स को कैसे बचाया जाए। तो अब ये जो जीएसटी है टैक्स इवेजन को कम करने की कोशिश की है, मतलब लूप होल्स ये नहीं कह सकते, कुछ चीज़ों में लोग निकाल भी लेते हैं, बट समहाउ इसको इम्प्रूव किया गया जीएसटी में कि टैक्स इवेजन कम से कम हो, लोग कर ही ना पाए। लेस फोकस ऑन टैक्स प्लानिंग इन इंडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब जो हमारे पुराने इंडायरेक्ट टैक्सेस थे उसके अंदर टैक्स प्लानिंग नहीं की गई, मतलब लोगों को अगर टैक्स बेनिफिट दोगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करेंगे। आगे लोग टैक्स इवेड करने की कोशिश करते थे, बट जीएसटी सिस्टम के अंदर अब लोग टैक्स पे करने के लिए भी आगे आते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट गवर्नमेंट्स को हुआ है। Further, the previous indirect tax structure is very complex as both center and states levy taxes leads to double taxation. इसके अंदर सेंटर और स्टेट दोनों ही अपना अपना टैक्स लगाते थे, पहले स्टेट लिस्ट में गए तो स्टेट टैक्स लगाएगी, सेंटर अपना वैट और स्टेट वैट लगाएगी, वो सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स लगाते हैं, सी वैट जिसे बोल देते थे। तो ये डबल टैक्सेशन के अंदर लीड करता था। तो डबल टैक्सेशन को रिमूव करने के लिए जीएसटी लाया गया, जिसके अंदर सेंटर और स्टेट का इकट्ठा ही टैक्स काट लिया जाता है उनकी रेशियोज में। स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट एम्पावर्ड टू लिवाई टैक्सेस ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज,
स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं थी सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाने की, तो इसके अंदर अब जीएसटी सिस्टम में स्टेट्स को भी बेनिफिट देते हुए तो स्टेट्स का टैक्स अलग से है, जीएसटी के अंदर सेंटर का अलग से है। एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट लिवाइज सर्विस टैक्स हेंस इट्स नेगेटिव इफेक्ट्स देयर स्टेट टैक्स रेवेन्यूज। मतलब अगर जैसे पुराने टैक्स सिस्टम में स्टेट्स टैक्सेस सर्विसेज के ऊपर नहीं लगा पाते थे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता था कि स्टेट्स का रेवेन्यूज गिर जाता था, प्रिसाइजली बिकॉज सर्विस टैक्स कंट्रीब्यूट्स मेजॉरिटी टू द टैक्स रेवेन्यूज। तो सर्विस टैक्स मेजॉरिटी कंट्रीब्यूट करता है टैक्सेस में, तो उसका भी इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट था पुराने टैक्सेशन सिस्टम में, उसको ओवरकम करने की कोशिश की है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बोथ एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल इज कॉम्प्लेक्स। तो जो टैक्स को एडमिनिस्टर करना, उसको चेक करना, उसकी एनालिसिस करना, ये एक हैक्टिक काम था, तो इसको कम से कम करने की कोशिश की है न्यू टैक्सेशन सिस्टम के अंदर। लो लेवल ऑफ ऑटोमेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स, पहले सारा काम जैसे कि कहा कि लॉट ऑफ पेपर वर्क फिजिकल था, तो उसको कम करने की, रिड्यूस करने की, तो काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज, कमियां बहुत सारी निकल आती थी। तो मैनी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस आर स्टिल मैनुअल, कई सारे प्रोसेस भी अभी भी मैनुअल है, बट उनको कुछ भी डिजिटली ओवरकम करने की, यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की जा रही है। रिटर्न फाइलिंग इन इंडिया इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क। इंडिया के अंदर रिटर्न फाइल करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। रिटर्न फाइल करने के लिए पहले तो एक सेपरेट पर्सन चाहिए जो हमारी रिटर्न फाइल करेगा, जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर्स चाहिए, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसके लिए सेल्स टैक्स बुक्स, सेल्स टैक्स ऑफिसर को टैक्स पे करो, फिर काफ़ी सारा हैक्टिक शेड्यूल था। इन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमने जीएसटी रिफॉर्म्स लेके आए। अब बात करते हैं फाउंडेशन ऑफ जीएसटी। जो जीएसटी की फाउंडेशन है वो हमारी वैट से ही फाउंडेशन की गई है कि जीएसटी वैट की तरह ही लागू किया जाता है, तो वैल्यू एडेड टैक्स की तरह ही इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। तो वैट इज नोन एज वैल्यू एडेड टैक्स एंड वाज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या था? एक इनडायरेक्ट टैक्स था। ठीक है जी, तो बात करते हैं स्टाइलस की, एक सेकंड। हाँ जी, तो इट इज अ indirect tax levied on intrastate sales done at different stages of movement of goods from manufacturer to the ultimate consumer। मतलब स्टेट टू स्टेट जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, वन स्टेट टू अनदर, ठीक है जी, तो उसके ऊपर मूवमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता था, स्टेट वैट जिसे बोल देते थे, वैल्यू एडेड टैक्स। अब ये कैसे लगता था? फॉर एग्जांपल स्टेज वन वैल्यू एडिशन, कोई प्रोडक्ट था 100 रुपये का, ठीक है जी, उसके ऊपर 10% टैक्स वैट लेना, हमने 10 रुपये उसका टैक्स बन गया। फिर अगले पर्सन ने उसको 10 रुपये ऐड करके फिर एडिशन 40 रुपये और ऐड कर दिया, जो दूसरे बंदे ने खरीदा उसने 140 में बेचनी है, तो इसके ऊपर 10% के हिसाब से बेसिकली पुराने सिस्टम के अंदर अगर जो हम मल्टीपल टैक्सेस की बात करें, वैट ने ये चीज़ रिमूव कर दी जो कास्केडिंग इफेक्ट था कि 140 रुपये के टैक्स लगाने की बजाय जो एडिशन हुई है, वैट क्या करता है, जो एडिशन हुई है 40 रुपये की एडिशन हुई है, इसके ऊपर 10% लगाएंगे तो 4 रुपये बनेगा। अगर हम वैल्यू एडिशन की तरह टैक्स नहीं लगाते तो टोटल टैक्स कितना बन जाता है? 140 रुपये के ऊपर 14 रुपये बन जाता। तो जो वैट है इसके कारण ये 10 रुपये जो कास्केडिंग इफेक्ट आता, इसको रिमूव करने की कोशिश की गई वैट में। तो वैट के बाद जीएसटी में और इम्प्रूव्ड वर्जन है जीएसटी का, वैट का जीएसटी। तो ये जो कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स है इसको रिमूव किया गया। कास्केडिंग इस तरह से हो गया, अभी 10 रुपये टैक्स तो हम पे कर चुके हैं, अब बाकी के 4 रुपये के ऊपर हमने टैक्स पे करना है। फर्दर अगले बंदे ने 50 रुपये वैल्यू एडिशन की तो उसको 5 रुपये टैक्स पड़ जाएगा, तो टोटल 19 रुपीज़ टैक्स बनेगा। ठीक है जी, वैल्यू एडिशन करते करते तो 55 रुपीज़ होता तो ये 5 रुपये 50 पैसे बनता। एक और चीज़, ठीक है जी, तो 50 रुपये के ऊपर 10% 5 रुपये बनना चाहिए, तो 19 रुपीज़ टोटल टैक्स वैट बनता हमारा। तो ये था वैट, किस तरह से हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो वैट टैक्स कैसे लगाया था? कॉस्ट हमें किसी प्रोडक्ट की 100 रुपये है, टोटल कॉस्ट 100 रुपये, टैक्स कितना बना 10 रुपये, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 110 रुपये। अब 110 रुपये अगले बंदे ने जो प्रोडक्ट लिया 110 में, वो आगे फर्दर उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडिशन करेगा, 140 रुपये और वैल्यू एडिशन होगी, तो टोटल कॉस्ट उसकी कितनी होगी 100 + 40 140। तो टैक्स कितना बना 140 रुपये के ऊपर
10% 14 रुपये, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 140 प्लस 14 154 रुपये। अब तीसरे बंदे ने 154 रुपये में खरीदा, उसने फिर उसके अंदर वैल्यू एडिशन की, उसने भी अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना है, तो उसने 55 रुपीज़ ऐड कर दिए, तो टैक्स कितना बना 100 प्लस 40 प्लस 55 195 टोटल कॉस्ट होगी, तो उसके ऊपर टैक्स कितना बना 19.5, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया 214 रुपये। तो बट हम वैट के अंदर क्या करते हैं जी, अब ये देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें, फॉर एग्जांपल ए शेल पे टैक्स फॉर 10 वाइल सेलिंग गुड्स टू बी, जो ए पर्सन है वो 10 रुपये के ऊपर टैक्स पे करेगा जब वो बी को गुड सेल कर रहा है। बी क्या करेगा, बी उसके ऊपर वैल्यू एडिशन करेगा, बी विल चार्ज आउटपुट एट द रेट ऑफ 14, उसने 4 रुपये अपना भी वैल्यू एडिशन जो किया उसके ऊपर टैक्स पे करेगा, बी सी से चार्ज कर लेगा। अब सी किससे चार्ज करेगा, अल्टीमेटली कंज्यूमर से, बट जो नेट टैक्स पेबल बाय बी है वो कितना होगा, आउटपुट टैक्स कितना, जो 14 रुपये आउटपुट टैक्स था, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला। अब इसके अंदर वैट के अंदर क्या है जी, टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो कैसे मिलता है, फॉर एग्जांपल 10 रुपये के ऊपर तो हम टैक्स पे पहले ही कर चुके हैं, जो टैक्स पे कर दिया उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया बी ने। अब बी ने क्या किया, 14 रुपये के ऊपर 10 रुपये पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट था, 4 रुपये के ऊपर टैक्स पे किया। अब सी ने सेम तरीके से क्या किया, पेड इनपुट टैक्स ऑफ 14, तो टैक्स पेड बाय सी व्हाइल परचेजिंग गुड्स फ्रॉम बी, तो टैक्स चार्ज कितना हुआ 14 के ऊपर, उसने भी कुछ टैक्स 14 के ऊपर 4 रुपये तो पहले उसने टैक्स पे कर दिया, 14 का वो प्रोडक्ट लाया, उसने फिर उसके ऊपर एडिशंस की 19 रुपये 5 पैसे 5.5 का टैक्स पे किया, तो ये नेट एडिशन क्या आ गई 19.5, उसने चार्ज किए 19.5, ऑलरेडी टैक्स पेड 14 था, तो डिफरेंस क्या आ गया 5.5 के ऊपर टैक्स। तो टोटल टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कितना कैलकुलेट किया जाएगा, ए बंदे से 10 रुपये, बी से 4 रुपये, सी से 5.5, तो टोटल टैक्स 19.5, और ये टैक्स टोटल किसने पे किया, कंज्यूमर ने टैक्स किया, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्स क्या है जी, इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली कंज्यूमर से चार्ज किया जाता है, कंज्यूमर अल्टीमेटली कंज्यूमर ने टैक्स पे कर दिया जब वो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदेगा। फर्दर बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी की बात हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप सो लेक्चर मिनट्स विल बी फाइन फॉर यू। जीएसटी की मीनिंग और डेफिनेशन हम अगली नेक्स्ट वीडियो में लेकर आए। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेरी है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं।